जय हिंद दोस्तों। आज अपन सामान्य विज्ञान का सेकंड पार्ट के बारे में चर्चा करते हैं। जिन जिन स्टूडेंटों ने पहला पार्ट नहीं देखा वो कृपया करके पहले पार्ट के क्वेश्चन लगाएं, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट के क्वेश्चन लगाएं। अब तक पूछे गए जो प्रश्न हैं जेल प्रहरी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, पीएससी में जो आए हुए साइंस के क्वेश्चन हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको आप क्वेश्चनों को जरूर लगाएं और बाद में इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपने सामान्य विज्ञान का सेकंड पार्ट। आज से अपना सामान्य विज्ञान का सेकंड पार्ट, फिर सेकंड पार्ट के बाद आपका अपलोड होगा थर्ड पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले तो आप लोग आंसर बताओगे इसके, ठीक है, पहले आप लोग आंसर बताओगे। अगर आप लोग फिर उसके बाद मैच करना, एक कॉपी पेन रखें, आप लोग कॉपी पेन रखें और पूरे क्वेश्चनों को देखें कि लास्ट में आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। और व्याख्या शायद है, ईमानदारी से प्रैक्टिस सेट लगाना दोस्तों, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। कोशिका, पहला क्वेश्चन है कोशिका की रसोई कहते हैं किसे कहते हैं? चार में से आप बताइए किसे कहते हैं कोशिका की रसोई। अब आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए लगा लिया। अब हम बताते हैं कोशिका की रसोई कहते हैं हरित लवक को। किसको कहते हैं? हरित लवक को। चलिए आगे देखते हैं अपन। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, बताइए क्या है? झील है, समुद्र है, एक्वेरियम है या वन है? क्या है जल्दी बताइए। तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा? बताइए, समुद्र, वन या झील या एक्वेरियम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक्वेरियम सा। चलिए आंसर देखें। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में है वीडियो, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य, अब देखो, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य निर्माण मनुष्य एवं स्वयं अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए करता है। अगर पूछें कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, मनुष्य स्वयं अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए करता है। इस कारण से मानव निर्मित, इसलिए इसे मानव निर्मित परितंत्र भी कहते हैं। जैसे फसल परितंत्र ये कृत्रिम है, अंतरिक्ष इत्यादि। इक्वेरियम, एक्वेरियम जो है वो एक कृत्रिम परिस्थिति क्या है? तंत्र है। चलो आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन को। आप देख रहे लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करते चलना। जंतु विलुप्त होने के मुख्य कारण क्या है? जी जेल प्रहरी वाले स्टूडेंटों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, क्योंकि ये आए हुए एग्जाम के किसी न किसी एग्जाम में जेल प्रहरी, फॉरेस्ट, एमपी, पीएससी किसी न किसी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। चलिए, जंतु विलुप्त होने का मुख्य कारण है, बताइए क्या है? चार ऑप्शन आप खुद देखिए, आपकी स्क्रीन के सामने है। आप बताइए जल्दी से, फिर हम आपको आंसर बताना। ए सही है, बी सही है, सी सही है, क्या सही होता है? ए सही है, बी या सी या डी बताइए। तो जंतु विलुप्त होने के मुख्य कारण है वनीकरण प्रदूषण के कारण, वनीकरण प्रदूषण के कारण। चलो देखते हैं इसका व्याख्या क्या कहती है। ऑप्शन सी है, आजकल जीवों की कुछ जातियां ऐसी हैं जो विलुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं। बिल्कुल सही बात है, अर्थात इनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि इनके प्रति प्रति यह आशंका है कि ये जल्दी ही विलुप्त हो जाएंगी। ऐसी जातियों को विलुप्त प्रिय या एंडेजाइड जाति कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नोट कर लेना इसको। इन जातियों का इन जातियों का स्थिति में आने के कई कारण, जैसे कि वनों की कटाई, जीवों के आवास में कमी, बिल्कुल सही बात, शिकार, शहरीकरण, औद्योगिकरण, प्रदूषण का विस्तार आदि, ये है इसका मुख्य कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत प्रेस, एक विद्युत प्रेस के बारे में आप थोड़ा सा देखना। एक विद्युत क्या प्रेस, एक विद्युत स्त्री स्त्री नहीं स्त्री 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 4 एम्पियर धारा लेती है। जब उसे 220 वोल्ट मैन से जोड़ा जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध का आपको सूत्र पता होना चाहिए कि आपका क्या हो जाएगा, 220 बटे आपके 220 बटे कितने हो जाएंगे? 4। इसको डिवाइड करके देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है, बताइए आप लोग। इसका आंसर है 55 ओम। चलो इसका देखो, आपको व्याख्या से सूत्र बताते हैं, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि अगर प्रतिरोध पूछें तो क्या है? विभवांतर अपॉन धारा। तो विभवांतर कितनी है? 220, विभवांतर कितना? 220, और धारा कितनी है? 4। तो आंसर कितना हो जाएगा? 55 ओमेगा, ठीक है। तो प्रतिरोध को हमेशा किसमें नोट करते हैं? ओमेगा।
अब देखो ओमेगा का चिन्ह याद रखना, कभी कभी एमपीएसआई में पूछा गया तो ये चिन्ह किसका है, ओमेगा का। अब देखो प्रतिरोध का सूत्र भी याद होना चाहिए, विभवांतर अपॉन धारा होता है, ठीक है। फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, बस ओनली संख्याएं क्या हो जाएंगी, विभवांतर चेंज हो जाएगी और धारा चेंज हो जाएगी, क्वेश्चन हमारा यही रहेगा। चलो आगे देखते हैं। हमारे घरेलू व्यय में काम आने वाली एसी निम्न आवृत्ति रखती है। तो घरों में जो धारा आती है वो कौन सी धारा आती है, एसी आती है। कौन सी धारा आती है, हमारे घरों में जो धारा आती है वो कौन सी आती है, एसी आती है, ठीक है। हमारे घरों में जो धारा आती है वो कौन सी आती है, एसी आती है। मतलब कितनी हर्ज आती होता है, 60 हर्ज, 50, 30 या 100, कितनी हर्ज आती है। तो आप हमेशा के लिए रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी हर्ज आती है, 50 हर्ज आती है। जो घरेलू में जो घरों में जो लाइट आती है वो कौन सी आती है, एसी आती है। और रेलवे में कौन सी आती है, डीसी। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। तो कितनी हर्ज आती है, 50 हर्ज। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं अपन। चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं आगे। यह विद्युत धारा जिसका परिणाम एवं दिशा दोनों समान के साथ नियंत्रण आवृत्ति के रूप में परिवर्तित होने प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। अब एसी कहते हैं किसे हैं, ये भी आपको परिभाषा पता होना चाहिए कि वह विद्युत धारा जिसका परिमाण जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ नियंत्रण आवृत्ति के रूप में परिवर्तित होते रहते हैं, प्रतिवर्ती धारा कहलाता है। घरों में दी जाने वाली धारा कौन धारा होती है, प्रतिवर्ती धारा। इसको एसी बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट। भारत में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ज होती है। चलो आगे देखते हैं। व्याख्या से इसलिए बता रहे हैं जिससे कि कुछ बच्चे जो पहली बार साइंस पढ़ रहे हैं वो अच्छे से क्वेश्चनों को नोट करते चलें। फेफड़ों का आवरण होता है, बताइए इनमें से आंसर क्या होता है, फेफड़ों का आवरण किसका बना होता है, सोच लिया, बताएं हमारा इसका आंसर। ए बी सी आपने लगा दी तो इसका आंसर होगा ए, किसका, प्लूरा, इसका बना होता है फेफड़ों का आवरण। काफी इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। फेफड़े एक जोड़ी शंकु के समान संरचना है जो हृदय के दोनों तरफ एक की संख्या में बक्षीय गुहा में अधिकांश भाग में स्थित होती हैं। शरीर में फेफड़ों को ढकने अर्थात फेफड़ों की परत को, हाँ बस, फेफड़ों को जो ढकने के लिए जो परत होती है उसको क्या कहते हैं, प्लूरा कहा जाता है। इस परत के पास सूजन आ जाती है, जब अगर इस परत पर क्या आ जाती है, इस परत पर सूजन आ जाती है तो इस रोग को प्लूरिसी रोग कहते हैं। याद रखना, जब फेफड़े पर सूजन आ जाती है तो क्या कहते हैं, प्लूरिसी रोग हो गया। फेफड़ों पर झिल्ली का एक आवरण होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। चलो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने की क्रिया किसके द्वारा की जाती है, बताइए। ऑप्शन जल्दी से देखिए आप लोग, देख लिया, आंसर बताएं। इसका आंसर सी, इथाइलिन द्वारा। चलो आगे देखते हैं इसकी व्याख्या है क्या। एथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड से क्रिया करके विषैला द्रव डाइक्लोरो एथिल डाइसल्फाइड जैसे मास्टर गैस भी कहते हैं बनाती है। एथिलीन बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्लास्टिक बनाती है। इस गैस का उपयोग मुख्य रूप से कच्चे फलों को पकाने के काम आता है। चलो आगे देखते जाएं। हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट कर लेना आप, हर एग्जाम में बहुत पूछा गया है। क्रेब्स चक्र क्रेब्स चक्र होता है, जो चक्र होता है वो किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। कोशिका क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स। चलो आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। वैसे व्याख्या की जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। बीओडी, बीओडी का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, ये भी काफी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीओडी बताइए इसका फुल फॉर्म, आप जल्दी से बताइए क्या होगा, हम आपको समय दे रहे हैं 1 सेकंड का, जल्दी बताइए। सोच लिया, अब हम बताएं। इसका आंसर होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका आंसर हो जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका आंसर कौन सा होगा, पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। जेल पहली वाले स्टूडेंट ध्यान से इन क्वेश्चनों को जरूर लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बता रहे हैं। साइंस के अगर क्वेश्चन आएंगे तो लगभग 80-90 क्वेश्चन आपको यहीं से फंस जाएंगे, 10-20% जो आप पढ़ोगे वहां से फंस जाएंगे एक्स्ट्रा बुकों से। जल प्रदूषण को देखो, इसकी व्याख्या है। जल प्रदूषण को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जल प्रदूषण को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से मापते हैं। बीओडी ऑक्सीजन की मात्रा है जो 1 लीटर जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के लिए हानिकारक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक होती है। बीओडी जल में डीओ घुलित ऑक्सीजन, ठीक है,
से प्राप्त की जाती है। स्वच्छ पीने वाले जल के लिए बीओडी का मान 1 ppm होता है, बस याद रखना, याद रखोगे। स्वच्छ पीने वाले जल के लिए बीओडी का मान कितना होता है? 1 ppm होता है। चलिए आगे देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। परमाणु या किस समूह की परमाणु संख्या समान? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है जेल प्रहरी में। तो ApCONI, ये है इसका आंसर सी। चलो देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। आप लोग भी जल्दी लगाते चलना क्वेश्चन, समय थोड़ा सा कम है। साधारणतः परमाणु त्रिज्या का परमाणु आमाप मतलब साइज का अभिप्राय परमाणु के नाभिक से इसकी 72 इलेक्ट्रॉनिक कोश की दूरी से होता है। किसी वर्ग के ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती। परमाणु समूह की परमाणु त्रिज्या कितनी? Fe कितनी? 117, CO कितनी? 116, Ni कितनी? 101 निकल। तो देखो, तो व्याख्या थोड़ा हम जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ते जाते हैं क्योंकि व्याख्या तो आप भी पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते चलें। यहाँ भी कोई दिक्कत आए आप हमें जरूर बताएं। आहार नाल में पेशीय संकुचन का कहलाता है। जो आहार नाल होता है हमारा, जो आहार नाल जो होता है गले के नीचे, आहार नाल का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है बताइए। आप जल्दी देख लिए। शीतलन। क्या इसका आंसर क्या होगा? सी। इसका आंसर क्या होगा? सी। चलो इसकी व्याख्या देखें। मनुष्य तथा दूसरे विकसित जंतुओं में मुख्य मनुष्य तथा दूसरे विकसित जंतुओं में मुख्य तथा गुर्दा द्वार के एक बीच में एक नली पाई जाए जिसे आहार नाल कहते हैं। आहार नाल का पेशीय संकुचन शीतलन कहलाता। क्या कहलाता? शीतलन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। कोशिकीय द्रव तथा रक्त के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान किसमें होता है बताइए। कोशिकीय द्रव तथा रक्त के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ये आप आंसर बताइए। सिराओं द्वारा, कोशिकाओं द्वारा, धमनी में या आलिंद? तो कोशिकाओं में। किसमें? कोशिकाओं में। बताइए आप लोग आंसर बताइए। हमें तो बता दिए इसका आंसर बी है, अब आप लोग बताइए। चलिए कोशिका के अंदर अब व्याख्या देखते हैं। कोशिका के अंदर प्लाज्मा झिल्ली तथा केंद्र के बीच में स्थित पदार्थ कोशिका द्रव होता है। कोशिका द्रव तथा रक्त के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान कोशिकाओं में होता है। अच्छे से देख लो इसकी व्याख्या को। कोशिकाओं के अंदर प्लाज्मा झिल्ली तथा केंद्रक के बीच में स्थित पदार्थ कोशिका द्रव होता है। कोशिका द्रव तथा रक्त के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान कोशिकाओं द्वारा होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी एक दूर, अब बताइए जल्दी से, ऑप्शन जल्दी देख लीजिए, थोड़ा समय कम है। एक दूसरे की गति करती है, एक दूसरे से दूर की ओर गति करती है, बिल्कुल भी गति नहीं करती, इनमें से कोई है। इसका आंसर सोच लिया। चलो इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर है बी। इसका आंसर क्या है? बी। इसका आंसर क्या है? बी। बी आंसर है। एक दूसरे से दूर की ओर गति करती है गैलेक्सी। आकाशगंगा बोलते हैं वैसे इसको। चलो गैलेक्सी आकाशगंगा, इसको मिल्की वे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्की वे। अनगिनत तारों का एक समूह को कहते हैं। गैलेक्सी किसे कहते हैं? अनगिनत तारों का एक समूह होता है जिसको मिल्की वे। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 10,000 मिलियन आकाशगंगा स्थित है। गैलेक्सी एक दूसरे से दूर की ओर क्या करती है? गति करती है। चलो आगे देखते हैं। मानव के लिए ध्वनि का श्रवणीय पारस कितना, मतलब मनुष्य कितनी ध्वनि को सुन सकता है? तो याद रखना, मनुष्य श्रव्य तरंगों को सुनता है। कौन सी तरंगे? शब्द। तो श्रव्य तरंगे कौन कौन सी? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली तरंगों को। कितने लोगों का सही है? खुद लगा लिया होगा। अब इसकी व्याख्या देख लो आप। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कैसे से मनुष्य सुन सकता है। इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है, जबकि 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अश्रव्य तरंगे कहते हैं। याद रखना, ये काफी इंपोर्टेंट है। कहते हैं इसे हमारा कान नहीं सुन सकता। 20 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को परश्रव्य तरंगे कहते हैं। मनुष्य इस कान को नहीं सुन सकता। तो परश्रव्य तरंगे कौन छोड़ती है? चमगादड़। ठीक है, याद रखना, प्रसव तरंगे कौन छोड़ती है? चमगादड़। तो हमारा कान कौन सी तरंगों को सुन सकता है? श्रव्य तरंगों को, जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की, और बाकी जो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ वगैरह सुनती है। चलिए आगे देखते हैं। पेनिसिलिन क्या है? तो आपने सुना होगा पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर ने की थी। तो क्या है बताइए। इसे जो हार्मोन है, विटामिन, प्रतिजैविक है, तीव्र ज्वलननाशी है, क्या है? लगा लिया। चलो हम बताते हैं। इसका आंसर है प्रतिजैविक है। पेनिसिलिन क्या है? प्रतिजैविक। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं जल्दी से।
1928 में, डेट याद रखना, सन 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना इसको। 1928 में पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक है, जबकि शरीर की कुछ प्रक्रियाओं के नियम हेतु आवश्यक कार्बनिक युक्त विटामिन होते हैं। भोजन के द्वारा वनस्पति से जंतु दोनों में विटामिन का निर्माण होता है। चलो आगे देखते चलें। लाल रुद्र कणिकाओं का जीवन काल होता है तो 1 सप्ताह, 1 माह, 1 वर्ष, 4 महीने। तो कितना होता है जल्दी बताइए, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा सी, 4 माह। और श्वेत रक्त कणिकाओं का 2 या 3 दिन होता है। सूर्य की परावैंगनिक किरणों से निम्नलिखित में से किसके द्वारा बचाव होता है? बताइए किसके द्वारा होता है? सूर्य की क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम सुना होगा, तो ये ओजोन गैस। कौन सा? सी। ओजोन का सूत्र क्या है? O3। चलो आगे देखते हैं। पर्यावरण को संतुलन संतुलन रखने के लिए ओजोन परत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहते हैं, याद रखना। क्या कहते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा कवच माना जाता है। यह सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को रोकती है। ओजोन को डप्सन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ओजोन को किससे नापा जाता है? डप्सन इकाई, डप्सन स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से नापा जाता है। तो आप तो बस इतना से याद रखना कि ओजोन की परत को किससे नापा जाता है? डप्सन की इकाई। और ओजोन में जो बदबू आती है वो सड़ी हुई मछली की तरह आती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। क्षोभ मंडल में ओजोन क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC उत्तरदायी है। इनका प्रयोग रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन एवं यंत्र इत्यादि के रूप में किया जाता होता। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। मेन चीज प्रैक्टिस सेट है, आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, व्याख्या तो अपने आप क्लियर होती जाएगी। मायोपिया निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? आपको पता होगा, निकट दृष्टि पर ट्रिक पड़ी थी दूना, हमने कोचिंग बहुत से स्टूडेंट को पढ़ाई थी दूना। ठीक है, तो ना से दूना ना आ, तो अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई नहीं देती, किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं। देखो, निकट दृष्टि दोष की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती। देखो, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इस दोष के सुधार करने हेतु अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। याद रखना, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए दुफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, या दृष्टि वैसे, ठीक है, या फिर बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलो आगे देखते हैं। चलो यहाँ तक अपना कंप्लीट होता है। चलो दोस्तों, अब अपन वीडियो को यहीं रोकते हैं। इसके आप सारे क्वेश्चन लगाना और कृपया करें व्याख्या को बहुत अच्छे देखना। ये जेल प्रहरी वालों बच्चों के लिए और MPSI और MP पुलिस वाले स्टूडेंटों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप देखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा 101% फंसने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। चलो ओके, धन्यवाद दोस्तों।